तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण को। हिंदी व्याकरण में आज के वीडियो में शुरू करने चल रहे हैं। भाषा से शुरू करेंगे। सबसे पहले भाषा देखेंगे, उसके बाद वर्ण विचार देखेंगे। वर्ण विचार तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसको बारी बारी से देखेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और इस व्याकरण को आप जो भी पढ़ेंगे समझ कर पढ़ेंगे, समझना है व्याकरण को, ठीक है, रटना नहीं है। व्याकरण को रट करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, व्याकरण को आप समझेंगे तभी काम बनेगा, ठीक है। तो व्याकरण अगर पढ़ना है तो आपको समझते हुए चलना होगा, ठीक है। तो चलिए व्याकरण में देखते हैं। सबसे पहले भाषा। हम वही चीज़ पढ़ाने चल रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, फालतू चीज़ों को पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो एक आज की जो क्लास है, ये रिवीजन क्लास कह सकते हैं। रिवीजन क्लास है, रिवीजन कराएंगे, ठीक है। फालतू चीज़ें जो हैं उसको इस क्लास में नहीं देखेंगे, सिर्फ जो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसको ही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले भाषा क्या होता है। भाषा भाषा होता है, भाषा वह साधन भाषा वह साधन है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने भावों एवं भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव, मन के भाव एवं विचार क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। मतलब हम हमारे मन में जो है किसी दूसरे तक पहुंचाएंगे और दूसरे के मन के भाव को हम समझेंगे, उनका विचार हम जानेंगे। तो यही भाषा है, जिसके माध्यम से आदान प्रदान हो रहा है, वही भाषा है। तो भाषा के रूप कितने होते हैं देख लेते हैं। तो भाषा, ये तो हो गया भाषा, भाषा की परिभाषा हो गई। भाषा के रूप क्या होते हैं देखते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं, तो इसको देखते हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप। तो भाषा के रूप होते हैं दो, मुख्य रूप से दो होते हैं। कुछ लोग तीन मानते हैं, ठीक है। तीन भी दो होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है मौखिक भाषा। क्या होता है, एक होता है मौखिक, मौखिक होता है, और दूसरा होता है लिखित। दूसरा क्या होता है, लिखित। अगर तीसरा भी आप एक और कर सकते हैं, सांकेतिक भी कर सकते हैं इसको। एक सांकेतिक भी ले सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो ही होता है, मौखिक और लिखित, ठीक है। मौखिक और लिखित। और सांकेतिक को भी भाषा में ले सकते हैं, लेकिन इसको भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा नहीं कहा जा सकता है सांकेतिक भाषा को, ठीक है। क्योंकि इसके द्वारा संपूर्ण विचार, पूरी तरह से विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। कुछ आपको बताना है, ज़्यादा आपको बताना है, कहानी बताना है या और कुछ बताना है, तो आप संकेत के द्वारा सब कुछ नहीं बता पाएंगे। सांकेतिक भाषा का प्रयोग थोड़ा बहुत बताने के लिए किया जाता है। तो इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा में नहीं गिना जाता है। मौखिक, लिखित। अगर ऑप्शन में तीन है, तीनों है तो तीनों बता सकते हैं, तीन तीन दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है तो दो ही मुख्य रूप से माने जाएंगे। मौखिक भाषा क्या होती है, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो बोली गई चीज है वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी। और जो लिखा गया है, लिखा गया रूप जो है वो लिखित भाषा है। जैसे मोबाइल पर चैटिंग जो करते हैं वो कौन सी भाषा है,
अगर पूछा गया तो वो है लिखित भाषा का रूप है। और मौखिक, जैसे हम न्यूज़ सुन रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं तो ये कौन सा है भाषा का रूप? ये मौखिक भाषा का रूप है, क्योंकि कोई बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, ठीक है, लिखा नहीं जा रहा है, और लिखित में लिखा जाता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और एग्जाम में आपके यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस में ज़्यादा गहराई से नहीं आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो काम बनेगा, लेकिन टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसके आगे चलते हैं हम लोग, वर्ण विचार शुरू करते हैं। अब वर्ण विचार क्या? वर्ण विचार, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ण में जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम मुंह से बोल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि क्या है? जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं वही क्या है? वही ध्वनि है। ठीक है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, चाहे जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, वही क्या है? ध्वनि है। इसके बाद, ध्वनि के बाद आ जाता है वर्ण। वर्ण किसे कहेंगे आखिर? वर्ण क्या होगा? ठीक है, वर्ण क्या होगा देखते हैं। तो जो कुछ भी बोलते हैं उसको ध्वनि कहते हैं, और जो ये ध्वनि है इसी को लिख देंगे तो इसी को वर्ण कहेंगे। ठीक है, यानी ध्वनियों का लिखित रूप। लिखित रूप, ध्वनियों के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब तक हम मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं, क, प, अ, ब, जो भी बोल रहे हैं, मुंह से जब तक बोल रहे हैं, ये ध्वनि है। और इसी को जब हम लिख दिए तो इसी को वर्ण कह देंगे। ठीक है, ध्वनि और वर्ण का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला, वर्ण का मतलब तो जान ही गए हैं, ध्वनियों का लिखित रूप। और माला का मतलब होता है समूह, यानी वर्णों का समूह। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। लेकिन वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णों का समूह तो चाहे जैसे हो सकता है, क, घ, प, च, द, ऐसे जुटा लेंगे, समूह जुटा लेंगे, इसको वर्णमाला नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वर्णमाला कहने के लिए इसका क्रमबद्ध होना, एक क्रम होना चाहिए, व्यवस्थित समूह होना चाहिए, तो वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। समूह तो होगा लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए समूह। चाहे जैसे समूह नहीं, चाहे जैसे आप वर्ण जुटा दिए एक जगह, वर्णमाला नहीं हुआ। एक व्यवस्था होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, जिस व्यवस्था में रखा गया है। क के बाद ख, ग, घ ऐसे आना चाहिए, क के बाद च, य, द ऐसे नहीं आना चाहिए, यानी व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इसके आगे चलते हैं। वर्णमाला हो गया, तो वर्णमाला में अब वर्णमाला के कितने भेद हैं इसको देख लेते हैं। तो वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं वर्णमाला को। वर्णमाला को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। लेकिन संपूर्ण वर्णमाला में देखेंगे
अंग और अह ये दो क्या हैं? वर्णमाला को तो दो ही भागों में बांटते हैं, लेकिन अंग और अ भी वर्णमाला में ही आ जाएंगे और इसको कहते हैं अयोगवाह ध्वनि। तो वर्णमाला को देख लेते हैं, पहले सब कुछ संपूर्ण देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है स्वर। स्वर आता है और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ध्यान रखना है। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वरों की संख्या 11। कौन कौन? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर यही हैं, इसके आगे स्वर नहीं होता है। 11 स्वर होते हैं जो सामने हैं। इसके बाद अंग और अ आता है, जो इसको स्वर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका अंग, दूसरा होता है अह। अंग का नाम क्या है? अंग को क्या कहते हैं? अंग को कहते हैं अनुस्वार। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। अह को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसको ध्यान रखना है आपको, सभी का नाम जानना है, क्या है, कौन सा, किसको क्या कहते हैं। ये हो गया स्वर, ये हो गया अयोगवाह। अयोगवाह दो होते हैं, इसको ध्यान रखना है, दो होते हैं। और अनुस्वार एक होता है, विसर्ग एक होता है। ये दोनों क्या हैं? दोनों को अनुस्वार अयोगवाह कहेंगे। अनुस्वार और विसर्ग दोनों अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? दो होते हैं। एक का नाम अनुस्वार है, एक का नाम विसर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके व्यंजन को देखते हैं। अब किसको देखते हैं? व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन को देखते हैं हम लोग। अब वर्णमाला को ही देख रहे हैं, वर्णमाला में व्यंजन भी रहेगा, स्वर अयोगवाह व्यंजन। तो व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखिए। तो व्यंजन, चलो लिख लेते हैं एक बार सभी व्यंजन को। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इतना देख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही से दिख रहा है ना? हाँ सही है। म हो गया। इसके आगे चलते हैं। य, र, ल, व। इसके आगे स, ख, स, ह। फिर इसके आगे जगह कहाँ पर है? कहाँ पर लिख दें? बगल में है कि नहीं जगह? हाँ है, चलो लिख देते हैं। इसके आगे आ जाता है छ, त्र, इज्ञ और एक है स्र। ये हो गया आपका पूरा व्यंजन। तो देखिए, इसको बहुत ध्यान रखने की चीज है यहाँ पर। क से लेकर के प तक, क से लेकर के प वर्ग तक, क वर्ग, ये सभी क वर्ग में आएंगे। क्या है? सभी क वर्ग में आएंगे। कौन सा वर्ग? क वर्ग। ये आता है च वर्ग में। ठीक है, ये आता है ट वर्ग में। ये आता है त वर्ग में। ये आता है प वर्ग में। ठीक, ये आ गए। ठीक है ना? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये हो गए। और क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, यानी क से लेकर के म तक,
क से लेकर के म तक क्या होते हैं, क से म तक जो होते हैं उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन। क से म तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को एक और नाम से जानते हैं, वर्गीय व्यंजन भी इसी को कहते हैं। वर्गीय व्यंजन भी इसी को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहो चाहे वर्गीय व्यंजन कहो, दोनों एक ही मतलब हुआ। ठीक है। इसके बाद यरलव, यरलव को कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ, यरलव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सख सह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। छत्र ज्ञ और स्र को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं इसको? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? छत्र ज्ञ और स्र को। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना। य और व को, इसको ध्यान रखना, य तथा व को अर्धस्वर कहते हैं। ध्यान रखना आप लोग, य तथा व को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन कौन से हैं? य तथा व। य और व गोला में कर दिए हैं आप। ठीक है, य और व को अर्धस्वर कहते हैं। ल को पार्श्व व्यंजन कहते हैं। इसके बाद र को लुंठित, तो इसको छोड़िए, इतना जानिए आप लोग। य और व को अर्धस्वर कहते हैं। सख सह को ऊष्म कहते हैं। और ये चारों य र ल व जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य और व अर्धस्वर होता है। छ त्र इज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन क्यों इसको कहते हैं, इसको जान लीजिए। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि दो दो वर्णों के योग से बने हैं, दो दो वर्णों के मिलने से बने हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जैसे छ है तो छ किस किस वर्ण से मिला है, मिलकर के बना है। त्र किस किस वर्ण से मिलकर बना है, ज्ञ किस किस वर्ण से मिलकर बना है, स्र किस किस वर्ण से, मतलब कौन कौन वर्ण से बना है। तो इसको देख लेते हैं। चलो देख लेते हैं। तो छ किन वर्णों से मिलकर बना है? देखो, छ जो है बना है, छ बना है किससे? आधा क प्लस स, खटकोड़, खटकोड़ वाला, इससे बना है छ। इसके बाद त्र आ जाता है, तो त्र को देखिए, त्र किस, ये हो गया। इसके बाद त्र कैसे बना है? त्र बना है आधा त प्लस र से बना है त्र, दो हो गया। और ज्ञ कैसे बना है? ज्ञ बना है, ज्ञ बना है आधा ज प्लस इय से बनता है ज्ञ। और एक और रह गया स्र। स्र बना है आधा स, ये वाला स देखना, आधा स प्लस र से बना है स्र। क्या बना है? स्र बना है। ये हो गया आपका पूरा व्यंजन हो गया है। यहां तक हो गया। ठीक है। संयुक्त व्यंजन को ही संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना आप लोग। संयुक्त व्यंजन को संयुक्ताक्षर भी कहा जाता है। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त अक्षर, छत्र यज्ञ और स्र को कहते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ। अब उच्चारण स्थान देख लेते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? पहले चलो उच्चारण स्थान ही पहले देख लेते हैं, इसके बाद कि पहले व्यंजन का वर्गीकरण कर दें। व्यंजन को पहले स्वर को देख लें क्या।
चलो उच्चारण स्थान क्या करें, पहले स्वरों के वर्गीकरण कर लेते हैं। ये आप लोग ध्यान देंगे, जितना यहाँ बोर्ड पर दिख रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। मिटाते हैं, इसके आगे चलते हैं।